गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज देखिए जिस विषय के ऊपर हम बात करेंगे वो विषय रहेगा एरियल फोटोग्राफी। एरियल फोटोग्राफी यानी कि वायु चित्र। देखिए वायु चित्रों में से अगर हम इसको समझने का प्रयास करें कि वायु चित्र जो है वो होते क्या हैं, तो उस संदर्भ में हमें एक चीज़ को पहले समझ के चलना पड़ेगा कि जो एरियल फोटोग्राफी जो शब्द है, ये शब्द दो शब्दों का संगम है बेसिकली। इसमें एक एरियल है वर्ड और दूसरा वर्ड जो यूज किया गया है वो फोटोग्राफी है। और फोटोग्राफी की देखिए यदि हम यहाँ पर बात करें तो जैसा कि आपको सामने स्लाइड के ऊपर दिख भी रहा है कि जो फोटोग्राफी टर्म है ये ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला जो इसमें शब्द है वो फोस है और दूसरा जो शब्द है वो ग्राफेन है। फोस और ग्राफेन को मिलाकर फोटोग्राफी बनता है। पहले शब्द का जो मतलब आता है वो आता है लाइट और ग्राफेन का जो मतलब आता है वो आता है राइटिंग, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसको हम लाइट या प्रकाश की सहायता से जिसको लिखते हैं उस चीज़ को हम फोटोग्राफ कहते हैं। अब आप एक चीज़ को यदि यहाँ पर देखें, आपके पास आजकल बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफ लेने के लिए आपके पास फ़ोन में कैमराज हैं। अब उन कैमरा से फ़ोटो लेने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है लाइट। आप रात के समय किसी का फोटो लेने का प्रयास करिए, आप पाएंगे कि फोटोग्राफ नहीं आता है। ऐसे में आप क्या ऑन करते हैं? आप अपने कैमरा की फ्लैश लाइट ऑन करते हैं। वो लाइट निकलती है, सामने जो ऑब्जेक्ट है जिसका आप फोटो ले रहे हैं उससे टकराती है, रिफ्लेक्ट होती है। आपके कैमरा में जो लेंस लगा हुआ है उस लेंस के ऊपर आकर वो कंसंट्रेट करती है। कंसंट्रेट करने के बाद पीछे जो उसके जो एरियल फिल्म जो एरिया है उस एरिया के ऊपर वो लाइट जो है वापस प्रोजेक्ट होती है और प्रोजेक्ट होने के बाद उस ऑब्जेक्ट को वो रिकंस्ट्रक्ट करती है। और परिणाम क्या होता है कि आपने जिस वस्तु का फोटोग्राफ लिया वो वस्तु जो है आपके फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाती है परमानेंटली। तो ये क्या होता है, हम करते क्या है, हम लिख रहे हैं कुछ एक चीज़ किसकी सहायता से? प्रकाश की सहायता से। और प्रकाश की सहायता से यदि किसी चीज़ को लिखा जाता है तो ऐसी चीज़ को हम नाम देते हैं फोटोग्राफ का। लेकिन इसी का जो दूसरा शब्द है एरियल, एरियल क्या होता है? आप टीवी देखते हैं, बहुत सारे टीवी के ऊपर सीरियल आते हैं खासकर जो डांस से संबंधित हैं। उन सीरियल्स में अगर आप देखेंगे तो उसमें कई बार वो जो डांस करने वाले जो कलाकार हैं वो जब हवा में कोई करतब करते हैं तो सामने बैठा हुआ जज कहता है कि ये जो एरियल एक्ट था, एरियल क्या हो गया? कुछ एक ऐसी चीज जो हवा में जाकर करी जाती है। और हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं फोटोग्राफी। तो एक ऐसी फोटोग्राफी यानी प्रकाश की सहायता से किसी भी चीज को लिखने का वो कार्य जो हवा में जाकर किया जाता है उसको हम एरियल फोटोग्राफी कहते हैं। बहुत साधारण शब्दों में अगर इसको हमें परिभाषित करना हो तो वायु में जाकर जो चित्र जो है एरियल कैमरा के द्वारा हम लेते हैं, ऐसे चित्रों को हम वायु चित्रों का नाम देते हैं। और इन वायु चित्रों के संदर्भ में देखिए यदि हम बात करें तो ये एक ऐसा फोटोग्राफ, एक ऐसा चित्र होता है जो हवा में जाकर लिया जाता है। हवा में अगर हमें जाना है तो हमें निश्चित तौर पर एक ऐसे प्लेटफॉर्म की, एक ऐसे धरातल की आवश्यकता होती है जिसकी सहायता से उस एरियल कैमरा को हम कुछ समय के लिए स्थिर कर सकें उस जगह पर जहां से हमें वो फोटोग्राफ लेना है। तो एरोप्लेन है या हेलीकॉप्टर हैं, ये हमें कुछ ऐसे ही जो है वो प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जिन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर खड़े होकर हम वो फोटोग्राफ ले सकते हैं। और हम करते क्या हैं, अब जो हमने ये फोटोग्राफ ले लिए, इन फोटोग्राफ्स को जब हम लैब में लेकर आते हैं, अपनी प्रयोगशाला में लेकर आते हैं और वहाँ पर लाने के बाद कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे कि स्टीरियोस्कोप हैं, पेंटोग्राफ्स हैं, ये ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का जब हम प्रयोग करते हैं, इन यंत्रों का प्रयोग करते हुए जब उनसे हम जानकारी एकत्र करते हैं तो ऐसी जानकारी एकत्र करने की जो प्रक्रिया है वो फोटोग्रामेट्री कहलाती है। इस संदर्भ में देखिए यदि हम फिर जो है आगे बढ़े तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें कि ये जो एरियल फोटोग्राफी है, ये एरियल फोटोग्राफी कब शुरू हुई थी, इस संदर्भ में देखिए यदि हम बात करें तो ये जो एरियल फोटोग्राफी है, इस एरियल फोटोग्राफी की शुरुआत भी
उसी समय से हुई थी जब पहली बार एक एरियल कैमरा जो है वो बनाया गया था। तो और उसके बाद एरियल कैमरा जब बन गया था, जब कैमरे का निर्माण हो गया था, एक ऐसा यंत्र जो चित्र लेने में सक्षम था, तो उन कैमराज को हम बैलून्स की सहायता से, काइट्स की सहायता से, जो है वो बर्ड्स की सहायता से, जिसमें पिजन कबूतरों का बहुत प्रयोग हुआ है, उसकी सहायता से हम हवा में भेजते थे, वहां से हम फोटोग्राफ लेते थे। उसके बाद राइट ब्रदर्स ने ग्लेडिएटर का जो है, ग्लाइडर का जो है वो आविष्कार किया और बहुत अच्छे फोटोग्राफ उसकी सहायता से लेने लगे और धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी एडवांस करी और वर्तमान समय में स्पेस जो फोटोग्राफी है, जिसको हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं, उसकी शुरुआत अब जो है वो हो चुकी है। और इसी इतिहास में देखिए, यदि हम बात करें तो 1827 में निप्स जो है ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहला वायु चित्र लिया था। पहला वायु चित्र नहीं कहेंगे, बल्कि इन्होंने पहला चित्र लिया था। और फ्रांस का जो रूरल एरिया का फोटोग्राफ ये पहली बार लिया गया था, खिड़की में खड़े होकर इन्होंने लिया था। और कमाल की बात यह है कि इस फोटोग्राफ को लेने में इनके द्वारा लगभग 8 घंटे का समय जो है वो लिया गया था। यानी कि ये जो फोटोग्राफी है, ये फोटोग्राफी अब की तरह उतनी ज्यादा विकसित उस समय पर नहीं थी जितना आज है कि 1 सेकंड के कुछ हिस्से में ही आप फोटोग्राफ लेने में सक्षम हो जाते हैं। इसके बाद 1839 में हेनरी फॉक्स की अगर बात करें तो इन्होंने कुछ सिल्वर नाइट्रेट जो है, सिल्वर क्रोमेट का ये कुछ इमल्सन तैयार किया था। इमल्सन की देखिए, यदि यहां पर मैं बात करूं तो इमल्सन एक ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर लाइट कंसंट्रेट करती है। पहले यदि आपने जो है वो देखे हो फोटोग्राफ, तो वो फोटोग्राफर रोल रखते थे, एक कोडेक की जो है वो रोल होती थी, और भी कुछ कंपनियां थी, पैनासोनिक की जो है वो रोल होती थी। उस रोल के ऊपर एक इमल्सन लगा होता था, वहां से नेगेटिव डेवलप होते थे। और ये जो आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये निप्स के द्वारा लिया गया वो पहला चित्र था जो उन्होंने फ्रांस के रूरल एरिया का लिया था, और इसको लेने में उनको 8 घंटे का समय लगा था। इसके बाद 1858 की बात यदि हम करें तो नदार जो है ये पहले व्यक्ति थे जो एक गर्म हवा के द्वारा संचालित जो गुब्बारा था, उस गुब्बारे में ये हवा में गए और इन्होंने पहली बार जो पेरिस है उसका, यह इस क्षेत्र में यदि आप जो है एक फोटोग्राफ देख पा रहे हो, ये वाला जो फोटोग्राफ है जो राइट साइड में दिया गया है, ये वो पहला वायु चित्र था जो नदार के द्वारा लिया गया था। 1200 फीट की ऊंचाई से इन्होंने पहली बार ये फोटोग्राफ लिया था। अब जो उस समय लोगों के सामने जो चैलेंजेस थे, वो चैलेंज थे कि अब हवा में, क्योंकि देखिए गुब्बारा है, हवा से संचालित होता है, अगर हवा की दिशा में परिवर्तन हो गया तो आप मनचाही दिशा में वायु चित्र नहीं ले सकते। तो ऐसा क्या किया जाए कि वायु चित्र हम उसी दिशा में ले सके, उसी क्षेत्र का ले सके जिसका हम लेना चाहते हैं। तो कुछ नए आविष्कार और प्रयोग करेंगे, जैसे बोवियन पिजन कॉप जो है 1903 में विकसित करी गई। कबूतर जो है संदेशवाहक रहे हैं बहुत समय से, और इनके संदेशवाहक होने के कारण ये संदेश लेकर जाते थे, और अपना उसी का प्रयोग जो है वो इंसान ने भी किया। और कैसे किया कि इनके पंजों में, इनके गले में इन्होंने जो है वो कैमरे लटका दिए, और क्योंकि ये ट्रेंड जो है वो पोस्टमैन होते थे, एक दिशा में इनको जब ट्रेंड किया जाता था उसी दिशा से उड़ते हुए ये जाते थे, तो इसलिए इन्होंने उस दिशा से उड़ते हुए उस एरिया की फोटोग्राफी करी। लेकिन 1903 में ही जो है वो राइट बंधुओं के द्वारा जो ग्लाइडर विकसित किया गया, उस ग्लाइडर ने वायु चित्र के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो दिया जो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 दोनों विश्व युद्धों में बहुत महत्वपूर्ण जो है वो रोल प्ले किया गया इन ग्लाइडर्स के द्वारा एरियल फोटोग्राफी करने में। क्योंकि उस समय देशों की जो आवश्यकता थी, वो दुश्मन देश की सेना की लोकेशन जो है वो देखना चाहते थे, और उसी लिए इन्होंने जो है वो ग्लाइडर्स का प्रयोग किया। और किसी एक व्यक्ति ने कहा भी था कि दूसरा विश्व युद्ध यदि होता है तो वो देश जीतेगा जिस देश की वायु चित्र की कला जो है वो सबसे ज़्यादा विकसित होगी। और इसके बाद यदि हम बात करें, देखिए ये तो था इसका इतिहास। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनको वायु चित्रों को समझने के लिए और एरियल फोटोग्राफी या फोटोग्रामेट्री कह लीजिए, इनसे जानकारी हमें एक्सट्रैक्ट करनी है, तो उस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिन परिभाषाओं को हमें समझना होगा। पहली परिभाषा एरियल फोटोग्राफ की ही, ये क्या होता है?
एक ऐसा वायु चित्र जो हवा में जाकर लिया जाता है इंसान के द्वारा। ऐसे चित्र को हम वायु चित्र का नाम देते हैं। एनी फोटोग्राफ दैट इज टेकन फ्रॉम एयरबोर्न प्लेटफॉर्म यूजिंग ए प्रिसीजन कैमरा। इसमें कैमरा हमारे वाले कैमरा से काफ़ी भिन्न होता है, बहुत एडवांस कैमरा होता है वो। फिर एरियल फोटोग्राफी क्या होती है? ये आर्ट है, कला है, विज्ञान है, तकनीकी है। किस चीज़ की? वायु चित्र लेने की। कहाँ से? हवा से। हवा से चित्र लेने की जो कला है, विज्ञान है और जो तकनीकी है, उसको हम एरियल फोटोग्राफी कहते हैं। एरियल कैमरा क्या है? ये एक विशेष तौर पर निर्मित किया गया ऐसा कैमरा होता है जो एयरक्राफ्ट्स में लगाने के लिए, क्योंकि देखिए वायुयान जो हैं, वायुयानों की गति को आप जो है वो इमेजिन करिए कि कितनी स्पीड है उनकी, और उसी स्पीड से फोटोग्राफ लेना साधारण कैमरे के बस की बात नहीं है। तो इसलिए ये विशेष तौर पर तैयार किए गए ऐसे कैमरा जिनको हम एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल कर सकते हैं। एरियल फिल्म ये रोल फिल्म होती है जो बहुत सेंसिटिव होती है और हाईली इंट्रिंसिक रेजोल्यूशन होता है इसका, यानी वो रोल एरियल कैमराज में लगाई जाती है एरियल फोटोग्राफ लेने के लिए, उसको हम एरियल फिल्म कहते हैं। फिडुशियल मार्क ये आपने अपने प्रयोग के दौरान भी और आप जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं उसके दौरान भी इनको देखा होगा। ये असल में जो हमारा कैमरा का लेंस होता है, उस लेंस को प्रॉपर सेंटर में रखने के लिए ये कुछ प्रिसीजन को जियोमेट्रिक मार्क्स होते हैं एरियल कैमरा के ऊपर, और जिनका इंटरसेक्शन यानी ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं जब इनको मिलाएं तो जहां पर वो केंद्र बनता है, वो केंद्र असल में वो कैमरे का सेंटर होता है। कैमरे का जो लेंस होता है उस सेंटर पे रखा हुआ होता है, और ये हमारे लिए मददगार भी होते हैं फिडुशियल मार्क। जब हम प्रिंसिपल पॉइंट्स को निर्धारित करते हैं तो उस समय ये हमारे बहुत मददगार होते हैं। इसके बाद कुछ और डेफिनेशन, जैसे फॉरवर्ड ओवरलैप की बात करी जाए, ये वो ओवरलैप होता है जो आगे की तरफ बढ़ते हुए वायु चित्रों में पाया जाता है। जनरली 60% के आसपास जो है ये फोटोग्राफ होता है। दो सक्सेसिव फोटोग्राफ यानी 16 नंबर और 17 नंबर के फोटोग्राफ में, 17 और 18 नंबर के फोटोग्राफ में जो ओवरलैपिंग पाई जाती है उसको हम फॉरवर्ड ओवरलैप का नाम देते हैं। लेटरल ओवरलैप ये दो स्ट्रिप ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, तो इस प्रकार से ए और बी के फोटोग्राफ्स के मध्य जो ओवरलैप पाया जाता है उस ओवरलैप को हम लेटरल ओवरलैप का नाम देते हैं। इसको स्ट्रिप ओवरलैप का नाम भी जो है वो दिया जाता है। ये 20% के आसपास जो है वो पाया जाता है। फॉरवर्ड ओवरलैप 60% प्लस माइनस 10%, यानी 50 से लेकर 70 के बीच में। लेटरल ओवरलैप 20% प्लस माइनस 5%, यानी 15 से 25 के बीच में। और इसका जो स्टैंडर्ड होता है वो फॉरवर्ड ओवरलैप का 60%, लेटरल ओवरलैप का 20% पाया जाता है। जरूरी होते हैं, कारण है कि अगर मान लीजिए हवा में जो हमारा एयरक्राफ्ट है वो हवा में है और हवा में कोई ऐसी गतिविधि होगी कि कैमरा जो है वो जो एयरक्राफ्ट है अपने आप को स्थिर नहीं रख पाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगले और पिछले फोटोग्राफ के बीच में गैप आ सकता है और वो एरिया मिस हो सकता है। तो उसी चीज को बचाने के लिए और साथ साथ 3 डायमेंशनल व्यू क्रिएट करने के लिए फॉरवर्ड ओवरलैप और लेटरल ओवरलैप दोनों रखे जाते हैं। अगली परिभाषा की यदि हम बात करें, इमेज इंटरप्रिटेशन, ये वो कार्य होता है, इट्स एन एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग इमेज। जब आप एरियल फोटोग्राफ को लेकर अपने प्रयोगशाला में बैठते हैं और उसमें जो जानकारी दी होती है उन जानकारी को, जैसे बिल्डिंग्स हैं, पेड़ हैं, नदियां हैं, खेत हैं, इन सबको आप पहचानते हैं और पहचानने के बाद जब आप उनकी मैपिंग करते हैं, मानचित्रण करते हैं, तो ये पूरे का पूरा जो कार्य होता है इसको हम इमेज इंटरप्रिटेशन कहते हैं। नादिर पॉइंट, एरियल कैमरा से सीधे अगर आप एक लंब लाइन अगर आप डालते हैं तो वो लाइन आपके एरियल कैमरा को जिस पॉइंट पे छूती है उस पॉइंट को हम नादिर पॉइंट का नाम देते हैं। प्रिंसिपल पॉइंट जनरली हम परिभाषित करते हैं कि दो अपोजिट फिडुशियल मार्क को मिलाने वाली जो फिडुशियल लाइन्स है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, लेकिन असल में ये हमारा पर्सपेक्टिव सेंटर होता है जहां पर आकर सारी की सारी जो किरणें हैं, जो प्रकाश नीचे से परावर्तित होकर ऊपर गया था, वो प्रकाश उस एरिया में जाकर इकट्ठा होता है, एकत्र होता है। प्रिंसिपल डिस्टेंस, ये दूरी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पर्सपेक्टिव सेंटर जहां पर वो आकर प्रकाश की किरणें केंद्रित होती हैं, और प्लेन ऑफ फोटोग्राफ और जहां पर प्रोजेक्ट होती हैं,
उन दोनों चीज़ों के बीच की दूरी को हम प्रिंसिपल डिस्टेंस कहते हैं और इसी दूरी को हम नाम देते हैं फोकल लेंथ का भी। फोकल लेंथ आपने जो है स्केल को निर्धारित करते वक्त आप उस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो इसको हम फोकल लेंथ का भी नाम देते हैं। और पर्सपेक्टिव सेंटर ये कन्वर्जेंस होता है, जो बंडल ऑफ रेज आती हैं नीचे से आकर, जहां पर जो केंद्रित होती हैं आपके कैमरा में आकर जो लेंस के ऊपर, उस पॉइंट को हम पर्सपेक्टिव सेंटर कहते हैं। फायदे क्या है एरियल फोटोग्राफी के वायु चित्र के? पहला फायदा है कि इम्प्रूव्ड वेंटेज पॉइंट मिलता है, हमें एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहां से हम बहुत सारे एरिया को एक साथ देख सकते हैं। देखिए आपको एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, एक घर दिखाई दे रहा है, उस घर का आप रेलेवेंस नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों वो उस एरिया में बना हुआ है, लेकिन अगर उसके आसपास की चीज़ों को भी आप देख सकें तो आप समझ सकते हैं कि वो घर क्यों बनाया गया है, किस लिए वहाँ पर विकसित हुआ है। इसी प्रकार से अनेकों अनेक धरातलीय जो लक्षण पाए जाते हैं, जो उनका उस क्षेत्र में पाया जाना अपने आसपास की वस्तुओं से संबंधित होता है, तो इसीलिए एक बड़े एरिया का जो व्यू है वो हमें एक साथ अगर उपलब्ध होता है तो उसका रेलेवेंस हम बता सकते हैं कि क्यों वो वहाँ पर पाया जाता है। तो इसी चीज़ के लिए एरियल फोटोग्राफ हमें वेंटेज पॉइंट देते हैं। दूसरा, एक समय विशेष पे जो धरातलीय लक्षण हैं उनकी जानकारी को ये परमानेंट कर देते हैं, ये परमानेंट हो जाता है। यानी आज 2020 में अगर कोई 2050 में जाकर 2020 की स्थिति को समझना चाहे तो हम समझ सकते हैं कि 2020 में उस समय क्या था, क्योंकि ये टाइम फ्रीजिंग एबिलिटी होती है। तीसरा, हम बात करें सेंसिटिविटी बहुत ब्रॉडर होती है। हमारी जो आंखें हैं ये केवल और केवल विजिबल स्पेक्ट्रम, दृश्य जो वर्णक्रम है उसी में देख सकती हैं, लेकिन हमारा एरियल कैमरे में ये विशेषता है कि उस दृश्य वर्णक्रम से आगे की चीज़ें, इंफ्रारेड की, माइक्रोवेव की चीज़ों को भी जो है उसमें जो हमारी जो धरातलीय लक्षणों का जो व्यवहार होता है उसको भी ये रिकॉर्ड करने में सक्षम होते हैं। और चौथी इसकी एडवांटेज है, इसका लाभ है कि ये हमें जो है 3 डायमेंशनल पर्सपेक्टिव देता है। यानी जिन चीज़ों को जैसे गहराई और ऊंचाई के हिसाब से हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखने के आदी हैं, उसी प्रकार का जो चित्रण है वो इन वायु चित्रों के द्वारा किया जाता है। उस चीज़ में हमारे लिए बहुत मददगार होते हैं। इनके प्रकार की देखिए यदि बात करें तो कई सारे ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर हम जो है इन वायु चित्रों को वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें पहले एक आधार की यदि जो है मैं बात करूं तो वो आधार बनता है कैमरा का एक्सिस जो है वो किस तरीके का है। अगर वो कैमरा एक्सिस 90 डिग्री के एंगल पे है तो वर्टिकल फोटोग्राफ कहलाएगा, 90 से 120 के बीच में है तो वो लो ऑब्लिक फोटोग्राफ कहलाएगा, और 120 से अगर 180 के बीच में है तो हाई ऑब्लिक कहलाएगा, और पूरा 180 का है तो वो हॉरिजॉन्टल जो है वो फोटोग्राफ कहलाता है। वर्टिकल फोटोग्राफ टेक्निकल डेफिनेशन थोड़ी सी इसके संदर्भ में हम देख लेते हैं। एक ऐसा फोटोग्राफ जो कैमरा एक्सिस को वर्टिकल या नियर वर्टिकल रख के लिया जाता है, वर्टिकल फोटोग्राफ कहलाता है। इसमें जो टिल्ट होती है वो 3 डिग्री से ज़्यादा नहीं होती है, और 0 से 3 के बीच की जो टिल्ट पाई जाती है उन सभी फोटोग्राफ्स को हम वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ्स की श्रेणी में शामिल करते हैं। और ये जो फोटोग्राफ्स होते हैं ये कई सारी तरह की जानकारी रखते हैं, जैसे प्लानीमेट्रिक, आपको मापन करना है किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु के बीच की दूरी मापनी है, आपको एक एरिया, एक जो रीजन है उसका क्षेत्रफल निर्धारित करना है, तो उन स्थितियों में ये जो वायु चित्र हैं बहुत मददगार होते हैं। फिर अगर हम बात करें तो टोपोग्राफिक इंफॉर्मेशन, जेड जो एलिवेशन है, डेप्थ है, जो गहराई है या ऊंचाई है, उसकी जानकारी इन वायु चित्रों से हमें प्राप्त हो जाती है। डिजिटल एलिवेशन मॉडल इनके द्वारा हम जो है वो तैयार कर सकते हैं। ऑर्थो फोटोग्राफ एक ऐसा फोटोग्राफ जिसमें थोड़ी सी भी जो है वो जियोमेट्रिकल एरर उपस्थित नहीं होती है, और जहां पर आपकी जो एक्यूरेसी है वो सेंटीमीटर्स में पाई जाती है, ऐसे फोटोग्राफ्स का निर्धारण कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल पर्पज के लिए जो ट्रू वर्टिकल फोटोग्राफ यानी 90 डिग्री बिल्कुल वर्टिकल कैमरा एक्सिस के साथ जो फोटोग्राफ लिए गए थे, उसी के संदर्भ में जितनी भी इक्वेशंस अप्लाई होती हैं उन सभी इक्वेशंस का प्रयोग जो है हम 3 डिग्री तक का जो एलिवेशन होता है, जो टिल्ट एंगल होता है, उसके फोटोग्राफ में उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी तरह के जो फोटोग्राफ्स हैं, ऑब्लिक फोटोग्राफ 2 तरह के होते हैं, लो ऑब्लिक और हाई ऑब्लिक।
मध्यम निम्न तिर्यक वायु चित्र इनको कह देते हैं, और उच्च तिर्यक वायु चित्र भी इनका जो है वो नाम दिया जाता है। वो कारण है कि यदि अब 90 डिग्री का नहीं है और 3 डिग्री से ज़्यादा का टिल्ट का एंगल है, लेकिन वो जो टिल्ट का जो एंगल है, अब वो टिल्ट के एंगल में दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ है, क्या आपको क्षैतिज रेखा दिखाई देती है जहाँ पर आसमान और पृथ्वी का मिलन होता है? नहीं, तो लो ओब्लिक फोटोग्राफ है। अगर हाँ, तो वो हाई ओब्लिक फोटोग्राफ यानी कि उच्च तिर्यक वायु चित्र जो है वो पाया जाता है। और फिर यदि 180 डिग्री, जैसे आप एक दूसरे का फोटोग्राफ लेते हैं किसी जगह पर जाने के बाद, तो वो टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफ्स कहलाते हैं। 180 डिग्री का बिल्कुल इस तरीके से जो है वो कैमरा एक्सिस का एंगल उसमें पाया जाता है। और फिर यदि हम इनके वायु चित्रों की ही जो है वो बात करें, और ये देखिए वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ कुछ इस प्रकार का हमें जो है वो दिखाई देता है। लो ओब्लिक फोटोग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, और हाई ओब्लिक फोटोग्राफ इस तरीके से जो है वो हमें दिखाई देता है। अब इस तीसरा जो फोटोग्राफ है जो राइट साइड में है, अगर आप देखें तो पृथ्वी और आसमान के मिलने वाली रेखा जिसको हम होराइजन लाइन कहते हैं वो दिखाई दे रही है। लो ओब्लिक फोटोग्राफ लेफ्ट बॉटम के ऊपर जो है ये बिल्कुल जो है वो वर्टिकल नहीं है, लेकिन इस पे वो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, होराइजन जो लाइन है वो नहीं दिखाई दे रही है। और सबसे ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो फोटोग्राफ है वो वर्टिकल फोटोग्राफ का उदाहरण है। दूसरा एंगुलर कवरेज। अभी कई सारे आप जब जो है वो फ़ोन खरीदते हैं तो उसमें दिया जाता है कि वाइड एंगल कैमरा है, इसमें नैरो एंगल कैमरा है। तो ये क्या है, इसी आधार पर हम इन वायु चित्रों को भी कुछ भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे नैरो एंगल कैमरा 50 डिग्री का एंगल यदि होता है तो इस तरीके से जैसा डायग्राम में दिखाया गया है। नॉर्मल एंगल कैमरा 50 से ये 60 डिग्री तक का होता है। वाइड एंगल कैमरा की अगर हम जो है बात करें तो ये 90 डिग्री तक का इसमें जो है वो पाया जाता है चौड़ाई कैमरा एक्सिस की। और सुपर वाइड एंगल अगर हम जो है बात करें 120 डिग्री का, यानी आपका जो कैमरा है कितने एरिया की कवरेज दे सकता है एक बार में, ये उसके एंगुलर कवरेज पे डिपेंड करता है। 50 डिग्री तक का अगर उसका एक्सपोजर है तो वो नॉर्मल कहलाता है। 60 डिग्री तक का एक्सपोजर है तो वो नॉर्मल कहलाता है। 90 डिग्री तक अगर वो खुलता है तो वो वाइड कहलाता है। और अगर 120 डिग्री तक यानी इतना कितना एरिया को वो कवरेज लेता है तो वो सुपर वाइड कहलाता है 120 डिग्री के केस में। और कैमरा के आधार पर भी जो है इन वायु चित्रों को कुछ श्रेणी में रखा जा सकता है। जैसे फोकल लेंथ के आधार पर हम अगर विभाजित कर सकते हैं, जो आपको इस स्लाइड में दिखाई भी दे रहा है। इसके अलावा कैमरा में जो लेंस है उसके आधार पर कर सकते हैं। एक ही लेंस है तो सिंगल लेंस कैमरा कहलाता है, फोटोग्राफ कहलाता है। और अगर एक से ज़्यादा लेंस का प्रयोग किया गया है तो मल्टीपल लेंस कैमरा फोटोग्राफ वो कहलाता है। कुछ फिल्टर्स का भी प्रयोग हम करते हैं लाइट को कंट्रोल करने के लिए। जैसे यदि हमें ब्लू लाइट में जो है वो चित्र ना लेना हो तो येलो फिल्टर का यूज होता है। हेज फिल्टर भी जो है वो 400 नैनोमीटर से छोटी जो वेवलेंथ होती है उनको प्रवेश नहीं करने देता। बैंड पास फिल्टर, ये कुछ विशेष जैसे ब्लू का, ग्रीन का, रेड का, इंफ्रारेड का, इन बैंड में फोटोग्राफ लिया जाता है। पोलराइज फिल्टर, ये पोलराइज्ड एनर्जी यानी एक विशेष जो कोण होता है उस कोण के ऊपर परावर्तित होने वाली जो ऊर्जा है उसी को प्रवेश करने देता है। तो इसके आधार पर भी हम कुछ तरह के जो वायु चित्र हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एरियल फिल्म के आधार पर कर सकते हैं। जैसे ब्लैक एंड वाइट अगर फोटोग्राफ है तो दो तरह के हो सकते हैं। पेंक्रोमेटिक पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट है लेकिन विजिबल के अंदर है। नियर इंफ्रारेड, ये ब्लैक एंड वाइट है लेकिन इसमें इंफ्रारेड का पोर्शन भी जो है वो शामिल किया जाता है। कलर फोटोग्राफ, पहला कलर फोटोग्राफ, सिंपल कलर फोटोग्राफ केवल विजिबल भाग में लिया जाता है। और दूसरा कलर इंफ्रारेड, यानी अब इंफ्रारेड का भाग भी जो है इसमें शामिल हो जाता है। जियोमेट्री की अगर मैं बात करूं एरियल फोटोग्राफ की, तो जियोमेट्री के संदर्भ में हम प्रोजेक्शन की बात करेंगे। और ये प्रोजेक्शन है कि जो धरातल से परावर्तित होकर जो लाइट आती है कैमरा में वो किस प्रकार से हमारे कैमरा में प्रवेश करती है। पैरेलल प्रोजेक्शन हो सकती है अगर सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर अगर यात्रा करती है तो पैरेलल प्रोजेक्शन कहलाता है। अगर वो एक दूसरे के वर्टिकली जो है इक्वल डिस्टेंस पे चलती हैं तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन जो है ये कहलाती है, परपेंडिकुलर होती है लाइन।
और अगर जो है ये लाइन एक केंद्र के ऊपर अगर जो है ये केंद्रित हो जाती हैं तो सेंट्रल प्रोजेक्शन कहलाती है। और ध्यान रखने की बात हमारे पास यहाँ पर ये है कि एरियल जो फोटोग्राफ होता है उसमें जो प्रोजेक्शन होती है लाइट की वो सेंट्रल प्रोजेक्शन होती है, क्योंकि सारी की सारी लाइट आकर हमारा जो कैमरे का जो लेंस है उसके केंद्र में आकर जो है वो एकत्र होती है। जैसा कि लेफ्ट साइड के डायग्राम में दिखाया गया है, ये सेंट्रल प्रोजेक्शन है और एरियल फोटोग्राफ में इसी प्रोजेक्शन का प्रयोग होता है और इसी कारण जो वायु चित्र का केंद्र भाग होता है उसमें सटीक जानकारी होती है और जो हम किनारों की तरफ चलते हैं तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है, जो एरर है, वो एरर भी बढ़ना शुरू हो जाती है। और ऊपर यदि हम देखें और सारी राइट साइड में अगर देखें तो ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होती है। जो आप मैप देखते हैं, वॉल मैप जैसे हैं, उनकी प्रोजेक्शन ऑर्थोगोनल होती है और आप पाएंगे कि इनकी जो स्केल है, जो स्केल केंद्र भाग में होती है वही स्केल जो है वही आरएफ उसके किनारों पे भी पाया जाता है, जबकि वायु चित्र के संदर्भ में ऐसा नहीं होता है। वायु चित्र में एक विशेष अक्षेत्र की जो मापनी होती है वो दूसरे अक्षेत्र की मापनी से अलग होती है। यानी आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो मापनी का प्रयोग करते हैं, हो सकता है कि बॉटम राइट कॉर्नर की मापनी उससे अलग हो और केंद्र भाग की मापनी उससे अलग होती है। कारण क्या है? सेंट्रल प्रोजेक्शन पे हमारे ये फोटोग्राफ लिए जाते हैं। और अब स्केल की देखिए यदि मैं बात करूं तो 3 मेथड होते हैं जिनके द्वारा हम मापनी का निर्धारण कर सकते हैं। पहला होता है फोटो और ग्राउंड के बीच में रिलेशन हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी दो हमारे पास ऐसे पॉइंट हैं जिन पॉइंट की धरातलीय दूरी हमारे पास है और उन्हीं की हम जो है अगर फोटोग्राफ के ऊपर दूरी को माप लेते हैं तो उन दोनों का जो रेशो बनता है वो रेशो हमारा एरियल फोटोग्राफ का स्केल कहलाता है। दूसरा तरीका है कि ये धरातल का पे उन दो पॉइंट के बीच की दूरी को मापना संभव ना हो, उसकी जानकारी हमारे पास ना हो, तो हम उस क्षेत्र के मानचित्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो उन दो पॉइंट जो हमारे एरियल फोटोग्राफ पे हैं उनके बीच की दूरी एरियल फोटोग्राफ पे, उन्हीं दो पॉइंट के बीच की दूरी किसी मैप के ऊपर, जैसे टोपोग्राफिकल मैप यहाँ प्रेफर करे जाते हैं, वो दूरी और गुना में जो टोपोग्राफिकल मैप है उसका जो RF है उसको हम गुना यदि कर देते हैं तो हम एरियल फोटोग्राफ की जो मापनी है उसका निर्धारण कर सकते हैं। और तीसरा यहाँ होता है फोकल लेंथ। जैसे मैंने बताया था कि मान लीजिए इस पॉइंट पे आकर लाइट सारी कन्वर्ज होती है और इस पॉइंट पे आकर वो लाइट सारी प्रोजेक्ट होती है, तो इसके बीच की जो प्रिंसिपल डिस्टेंस की हमने बात करी थी जिसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, वो भाग में जो एयरक्राफ्ट था उसकी ऊंचाई और उसमें से हम निकाल देते हैं ऊंचाई उस धरातल की जो समुद्र तल से पाई जाती है। यानी समुद्र तल से धरातल की जो ऊंचाई है, धरातलीय ऊंचाई को यदि हम भाग दे देते हैं फोकल लेंथ से तो भी हम उस वायु चित्र की मापनी का निर्धारण कर सकते हैं। ये 3 मेथड हैं जिन मेथड्स के द्वारा हम एरियल फोटोग्राफ की स्केल को निर्धारित कर सकते हैं। इनमें तीसरे नंबर पर दिया गया जो मेथड है वो सबसे महत्वपूर्ण मेथड जो है पाया जाता है, क्योंकि ये एरियल फोटोग्राफ की ट्रू स्केल को दर्शाता है। और दूसरे नंबर पर जो दिया गया है मैप वाला वो इससे एक्यूरेट होता है और तीसरे वाला और भी ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो पाया जाता है। फिर यदि हम बात करें मेथड एरियल फोटोग्राफी हम कैसे कर सकते हैं, तो मेथड की यदि बात करी जाए तो एरियल फोटोग्राफी के 2 मेथड होते हैं। पहला होता है पिन पॉइंट फोटोग्राफी। पिन पॉइंट का मतलब पिन पॉइंट, आपको किसी एक विशेष वस्तु, किसी विशेष एक बिल्डिंग का, किसी एक विशेष धरातलीय लक्षण का अगर आपको फोटोग्राफ लेना है, आप हवा में कैमरा लेकर जाते हैं और उसका फोटोग्राफ लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो फोटोग्राफी होती है वो पिन पॉइंट फोटोग्राफी कहलाती है। और दूसरी होती है ब्लॉक फोटोग्राफी, जो असल में वायु चित्रण है। एक पूरे अक्षेत्र का हम ब्लॉक तैयार करते हैं और बहुत सारे फोटोग्राफ उस अक्षेत्र के हम ले लेते हैं, तो ऐसी जो फोटोग्राफी होती है वो ब्लॉक फोटोग्राफी हमारी कहलाती है। तो ये वायु चित्रों को लेकर हमारा जो है वो चर्चा थी इस भाग में, इस वीडियो में। और मेरे जो दर्शक हैं उन दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि यदि आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आपकी अगर कोई भी जो है वो क्वेरी है, कोई शंका है, तो आप इसके कमेंट सेक्शन में वो शंका का समाधान जो है हमारे द्वारा किया जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।